अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। क्या हाल है? अच्छा, हम अपने अपने बैंक की तफसीलात एक दूसरे से शेयर कर रहे थे। यही बात कर रहे थे हम कि आपको पता है कि अब आप एटीएम जब यूज़ करते हैं तो कभी और से अपनी रसीद देखें तो ज़्यादातर बैंक्स जो हैं वो एटीएम से आपने अपनी ट्रांजैक्शन कर ली, उस रसीद पे चार्जेस होंगे 2 यानी ₹2.5, ₹2.50। बेसिकली ये है कि कागज की जो रसीद आपको मिल रही है, जिस तरह के आप अपनी स्क्रीन पे इस वक्त तक देख रहे हैं, उस पे चार्जेस रख दिए हैं बाज बैंकों ने नहीं भी रखे हैं। बाय द वे एक बात क्लियर कर दें कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस सिलसिले में कोई भी डायरेक्टिव नहीं दिया है। ये अपने अपने बैंक की डिस्क्रिप्शन है कि वो चार्जेस लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता। अच्छा, तो बेसिकली बात यह है, इस पे बहुत लोग बात कर रहे हैं जी ये तो धोखा हो गया है, बताया भी नहीं और बीच में ₹2.5। हर बार आप एटीएम यूज़ करें, रसीद निकालें तो ₹2.5 होगा। आप रसीद निकालेंगे तो ₹2.5 होगा। वो जो पेपर है ना, वो जो रसीद निकल रही है उसका ₹2.5 है। और अगर आपने गौर फरमाया हो तो उस पर आ जाता है कि एक आपसे सवाल आता है कि डू यू वॉन्ट द रिसीट और नॉट। आप ना लें, अगर आपने अपनी SMS जो है वो बैंक में नोटिफिकेशन ऑलरेडी ऑन करवाई हुई है तो वो तो आपको डायरेक्ट आ ही जाएगा कि आपने एटीएम से कितने पैसे या जो भी ट्रांजैक्शन हुई है कब निकाले, दैट यू विल गेट इन योर मोबाइल फ़ोन। तो लिहाजा पेपर की एक्चुअली तो ज़रूरत भी नहीं है। और साथ साथ बैंकों से अगर पूछा जाए, जो कि एक्चुअली मैंने अपनी इंक्वायरी की, तो उनका ये कहना है कि हम तो वी वांट टू इनकरेज द पब्लिक टू गो डिजिटल। तो लिहाजा एक तो पेपर हम ख़त्म करना चाहते हैं, तो लिहाजा उस पर पैसे लग गए, और दूसरा ये कि हम चाहते हैं कि अब आप हर चीज़ पेपरलेस हो जाए। बैंकिंग तो ऑलमोस्ट ऑलरेडी पेपरलेस हो चुकी है। ऑलमोस्ट SMS सर्विस के तमाम बैंक ही चार्जेस लेते हैं, लेकिन वो जाहिर है कि सालाना वगैरह या अपना अकाउंट आप जब खुलवाते हैं तो कट जाते हैं, या उसकी कोई मंथली फीस या आई गेस एनुअल फीस ही होती है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, बैंकों का ये मौक़िफ़ है कि हम ये कर रहे हैं ताकि हम पेपर के इस्तेमाल को डिस्करेज कर सकें, बिकॉज एवरीबडी इज़ फॉलोइंग गो ग्रीन पॉलिसी। आपको पता है कि हमें अपने एनवायरनमेंट को, हमें इस दुनिया को, इसके माहौल को बचाना है, और पेपर किससे बनता है? दरख्तों से बनता है। सो इस बात को डिस्करेज करने के लिए, पेपर के इस्तेमाल को कम करने के लिए ये ₹2.5 रखे गए हैं। मेरा ख्याल इसमें कोई मुज़ायका होना नहीं चाहिए, और मैंडेटरी तो है ही नहीं भाई। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप नो दबा दें, तो लिहाजा आप पे फोर्स नहीं किया जा रहा। एक चीज़ यस आई विल अग्री कि अगर इस किस्म की कोई एडिशनल फी लग रही थी तो ये अपने सार्फिन को, अपने जो कस्टमर्स हैं उनको बताना चाहिए था। तो एक नोटिफिकेशन, एक SMS जो बाकी चीज़ों का आ रहा है तो ये भी भेज दें, और अपना काम आप पूरा कर लें कि जी अब से हम ये करेंगे। अगर तो आप ओके करेंगे ना लोगों को पहले, हाँ, कि ये रीज़न है। हाँ। और अगर आपको नहीं चाहिए रिसीट तो आप ना वहाँ क्लिक की या नो क्लिक किया करें, अगर चाहिए तो यस करें, लेकिन दिस इज व्हाट वी आर चार्जिंग। लेकिन क्यों ये कर रहे हैं? बिकॉज दे वांट टू गो डिजिटल, और ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट की खातिर। तो वो मुझे तो इसमें कोई खास बुराई नहीं लगी, to be honest। वजह अच्छी है। इसमें भी वही बात है कि जो वजह है उससे कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता। जैसे कि सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, जो बेसिकली मकसद है उससे ऑपोजिशन हो या हुकूमती जमात हो, कोई भी इख्तलाफ नहीं करेगा कि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम उसका तरीक़ेकार पे इख्तलाफ हो सकता है। तो बेसिकली बॉटम लाइन ये है, और इसके बाद हम आगे चलेंगे कि स्टेट बैंक जो है अगर अपनी वाज़ेह पॉलिसी अगर बता देना बैंकों के लिए क्या है, तो मेरा ख्याल है कि ये जो थोड़ी बहुत बात हो रही है इस पे कंट्रोवर्सी, ये भी ख़त्म हो जाएगी। ऑल्दो टू मी इट्स रियली नथिंग, इतनी कोई बिग डील भी नहीं है। सो बाज़ लोग कह रहे थे इस्लामाबाद में जनाब मैदान जंग का समा था, और बाज़ लोग कह रहे थे कि इस्लामाबाद में बादल हैं। Those who wanted to ignore whatever is happening in इस्लामाबाद, वो कह रहे थे हमें तो लग रहा है इस्लामाबाद में धुंध छाई हुई है। अगर दूर से बैठ के देखते तो शायद यही लगता। Well, हम तो रिपोर्ट ही कर रहे हैं, we weren't there, so we can't really say कि एग्जैक्टली मौसम क्या था, लेकिन क्या हो रहा था वो हम ज़रूर आपको बता सकते हैं। इस्लामाबाद का रेड जोन कल मैदान जंग बना रहा। पुलिस से टकराव, पथराव और शेलिंग और एहतजाज करते सरकारी मुलाजमीन की गिरफ्तारियां भी हुई। सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर रहे थे, और दिन भर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें होती रहीं। पुलिस ने भरपूर शेलिंग की, मुजाहिरीन पथराव करते रहे, कई मुजाहिरीन बेहोश भी हो गए। पुलिस ने मुलाजमीन को कोर कमेटी के अरकान और ऑल पाकिस्तान एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस की क़यादत को गिरफ्तार भी कर लिया। जवाब में मुजाहिरीन ने डी चौक में धरना दे दिया। हुकूमत समझती है कि ये मामला जल्द निमट जाएगा। बाकी उनका राइट है एहतजाज करना कानून के दायरे में। अगर सियासी पार्टियां इसमें मुलव्वस होंगी तो उसका नुकसान जो है, हम और ये सरकारी मुलाजम हैं, हम एक हैं। इसमें अगर सियासी पार्टियां मुलव्वस होंगी और इसको सियासत का रंग देंगी तो फिर ये सरकारी मुलाजम जो हैं वो नुकसान में रहेंगे।
मरकज़ी हुकूमत की पूरी कोशिश होगी कि ये मामला बामी अफ़ाम और तफ़हीम से तय हो, और इस बामी अफ़ाम और तफ़हीम से जो 4 महीने में बात चल रही थी, 1 से 16 ग्रेड की चल रही थी, मुझे उम्मीद है कि इसके कल परसों तक बेहतर नतीजे निकल आएंगे। अच्छा, अब एक और मशवरा दिया गया एक और वफाकी वज़ीर की तरफ से। ऑल्तो मुश्तल मुज़ाहिरीन ने वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब को शाहराह दस्तूर पर रोक लिया। उन्होंने क्या मशवरा दिया, ये हम आपको सुनवा देते हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस में उन्होंने भी अपने खर्च कम किए, हमने भी वो नहीं करते हैं, लेकिन आप प्रायोरिटी है। सर, हम 23,000 में क्या खर्चे कम करें, हमें बताएं आप। बिल्कुल सर, तनख्वाह की कम नहीं कर रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा जा सकता है इस मौके पे कि जिस इंसान की तनख्वाह ये कह रहे हैं, ये लॉजिक दे रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस ने अपने खर्चे कम किए हैं तो आप भी अपने खर्चे कम कर लें। जिस आदमी के 2 या 3 बच्चे हों, स्कूल भी जाते हैं और किराए का मकान हो, और 23,000 या 25,000 या इवन 30,000 भी उसकी तनख्वाह हो, तो आप सोचें कि वो क्या खर्चे कम करेगा। क्या वो एक वक्त खाना खाना शुरू कर दे? मुलाजमीन ने उल्टा ये क्यों नहीं कहा कि आप पहले वही बजट हमें दे दें, हम आपको बताते हैं किस तरह खर्चा कम किया जा सकता है। मतलब इनका बेचारों का देखो कि इनको मिल क्या रहा है, तो इसमें क्या ये कम करेंगे। एनीवे जी, आप या तो महंगाई को कंट्रोल कर लें या तनख्वाहें बढ़ा लें। और चूंकि जाहिर है महंगाई बहुत ज्यादा है और तनख्वाहें कम है अगर होती हैं किसी की, तो फिर लोग क्या करते हैं, फिर लोग रिश्वत सतानी की तरफ जाते हैं, फिर लोग अदर मीन्स ऑफ इनकम ढूंढते हैं और इसी से फिर करप्शन बढ़ती है। तो ये तो डायरेक्ट लिंक है। जो सेनेट इंतखाबात में लॉजिक इस्तेमाल कर रहे हैं वो यहाँ पे भी लॉजिक इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा जी, आपको वैसे बता दें कि क्या हो रहा है कि हुकूमती टीम और मुजाहिरीन के दरमियान रात के मुज़ाकरात कामयाब रहे। हुकूमत ने ग्रेड 1 से 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफे की यकीन दहानी करा दी। गिरफ्तार मुलाजमीन को भी रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन डी चौक में बैठे सरकारी मुलाजमीन का मौक़िफ़ है, जब तक बाकायदा नोटिफिकेशन जारी नहीं होता धरना ख़त्म नहीं होगा। तो ये बड़ा उन्होंने क्लियर कट कह दिया है। अच्छा जी, अभी क्या सूरत हाल है? क्या अभी भी ये धरना दिए बैठे हैं या कुछ लोग मुंतशिर हो गए हैं, अपने अपने घरों को लौट गए हैं? आमना आमिर हमें ज्वाइन कर रही हैं फ्रॉम इस्लामाबाद। आमना, बताइएगा, अब अपेरेंटली मुतालबात तो इनके मान लिए गए, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक धरना खत्म नहीं होगा। तो 9 तो बज गए हैं, अगर नोटिफिकेशन आना हुआ तो आई एम श्योर थोड़ी देर में आ जाएगा। जी बिल्कुल, जहाँ तक बात की जाए कि मुज़ाहिरीन का ये मुतालबा कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता हम यहाँ से नहीं उठेंगे, उसकी एक बड़ी लॉजिक है कि जब भी आप ऐलान तो कर देते हो कि तनख्वाहों में इजाफा है या हम फ़लाँ चीज़ आपके लिए देंगे, तो उसके लिए बाकायदा बजटिंग की जाती है और बजटिंग के लिए आपको देखा जाता है कि आया जो बेसिक पे भी बढ़ाई जा रही है तो उसमें गवर्नमेंट को किस मद में कितनी कटौती करके और कितने पैसे मुख्तस करने पड़ेंगे और उसमें से देने पड़ेंगे, ये बाकायदा एक अमल होता है। और इसके लिए अगर कहा जाए कि सालाना एक कमेटी होती है, पे एंड पेंशन कमेटी, जो इवन बजट में पे जब इंक्रीज़ की जाती हैं तो सारे खराजात जो हुकूमत के होते हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए फिर फैसला करती है कि आया क्या हुकूमत की पॉकेट में इतना मनी है कि वो उसको दे सके मुलाजमीन को 10%, 5% या उनके अलाउंस को बढ़ाया जा सके या उनकी बेसिक पे को बढ़ाया जाए। और ये जो सरकारी मुलाजमीन हैं जो हुकूमत के रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं उनसे ये अच्छी तरह आगाह हैं। ये आम पब्लिक नहीं है कि जिसको अगर कहा जाए कि आप चले जाएं, हम आपके मुतालबात मान लेंगे और आपके लिए ये मसाइल हल कर देंगे, क्योंकि ये सरकारी मुलाजमीन हैं, इनको अच्छी तरह रूल एंड रेगुलेशन का पता है। तो इसीलिए इनका ये मुतालबा है कि जब तक हुकूमत हमें नोटिफिकेशन नहीं देती बाकायदा तौर पर हम नहीं उठेंगे। यानी बेसिकली आमना कहने का मतलब है कि ये बड़े पक्के हैं और अपना होमवर्क करके आए हैं, उनको पता है कि जब तक बिल्कुल असूली फैसला हतमी हमें नजर नहीं आएगा पेपर पे तो हम नहीं मानने वाले। आमना, इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या सारे उधर ही बैठे हुए हैं? रात कैसी गुजरी? क्योंकि मौसम भी ऑब्वियसली अभी तक ठंडी है उधर, तो क्या इस वक्त क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, सूरत हाल इस तरह है कि मुज़ाहिरीन का जो धरना है वो उसी तरह जारी है और कुछ मुज़ाहिरीन जो है रात वहीं पे गुजारी गई है और सरकारी लोग जो कि इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर थे वो तो अपने घरों को भी लौट गए और लेकिन दोबारा से सुबह हमने देखा है कि असम्बल्ड होना शुरू हो गए हैं। उसके अलावा क्योंकि कल जो एहतजाजी धरना है डी चौक में दिया गया है उसमें जो है दीगर शहरों से लोग आए हुए थे, आल पाकिस्तान से लेडी हेल्थ वर्कर थी, एम्प्लॉयज़ थे, टीचर्स थे जो कि KPK, पेशावर और
पंजाब सब जगहों से आए हुए हैं, वो यहीं पे मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर नाश्ता करने आगे पीछे गए, लेकिन वापस जो है जोश और वलवले से जमा होना शुरू हो गए हैं। और जब आज इनका यही मुतालबा है कि जब तक हमें नोटिफिकेशन, तो ये जो प्रोसेस है, जिस तरह आपने कहा कि पूरा जायजा लिया जाएगा कि कितने पैसे मुख्तस किए जा सकते हैं इस इजाफे के बाद, कहाँ से कटौती करनी है, फिर इस बजट में इजाफा करना है, ये प्रोसेस कितनी देर ले सकता है? क्या आज का पूरा दिन लग जाएगा या कल तक बात जाएगी? देखिए, ये अब हुकूमत पे जो हुकूमत तो बज़ाहिर कह रही है कि हमारे मुज़ाकरात कामयाब हुए, 1 से 22 तक जो है उसमें 20% तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा, लेकिन उन्होंने साथ ही ये कंडीशन भी लगाई है कि हम सूबों से अपील करेंगे। आया वफाक इस जो प्रोसेस, क्योंकि ये बाकायदा तौर पर जो प्रोसेस है ये वजारत ख़जाना करेगी कि हुकूमत अगर किसी प्रोजेक्ट को ड्रॉप करके इनको पे देगी, मुस्तकिल बुनियादों पर देगी, क्योंकि मुज़ाहिरीन का यह भी मुतालबा है कि सिर्फ अगले जो महीने उन तक पे का ना किया जाए, तो में वक्त लगता है। अब इसीलिए यही वजह है कि हुकूमत अगर इस पे सर जोड़ के भी बैठेगी तो उसको अपने एक्सपर्ट्स माहिरीन से राय लेनी पड़ेगी। आया ये जो हुकूमत ने ऐलान किया है एकदम कर दिया गया है कि ही हुकूमत ने जल्दी में धरना ख़त्म कराने के लिए किया गया है, ये वो सवालात हैं। ठीक है, धरना अभी जारी है। बहुत शुक्रिया आपका आमना आमिर, हमें चार दस्तूर इस्लामाबाद से अपडेट कर रही थी। बेसिकली वहाँ जो लोग असेंबल्ड हैं वो अभी कहीं नहीं जा रहे जब तक बिल्कुल उनको श्योरिटी नहीं मिलेगी कि ये काम जिसके लिए वो इधर कटे हुए हैं वो हुआ है कि नहीं हुआ। अच्छा जी, वी नीड टू मूव ऑन। और वैसे तो ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिकेट हैपनिंग ऑलरेडी इन द कंट्री, लेकिन पीएसएल का तो कुछ फ्लेवर ही कुछ और होता है, फीवर ही कुछ और होता है। तो लाहौर में आपको बताएं कि पीएसएल 6 की तशहीरी मुहिम का रंगारंग आगाज हो गया है। फिर से वो म्यूजिक चलना स्टार्ट हो गया मेरे कान में, और फिर मेरा भी दिल चाहता है कि मैं भी किसी इस किस्म के फंक्शन में पहुंच जाऊं, क्योंकि फंक्शन हुआ, इवेंट हुआ और जाहिद शेरवानी वहां मौजूद थे और वो हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ। बहुत अहम मामला जिसके बारे में आज देखिए क्या राय आती है। इलेक्शन कमीशन अपने ऐलान के मुताबिक सेनेट इंतखाबात का मुकम्मल स्केड्यूल आज जारी कर रहा है, मगर ये मामला अब तक वाज़ेह नहीं कि सेनेट इलेक्शन का तरीकाकार क्या होगा। ये तो एक गेस वर्क है, मेरा ख्याल है जब तक लोग पहुंचेंगे नहीं तब तक शायद ना पता चले। वी आर जस्ट जोकिंग, एक्चुअली कुछ ना कुछ तो डिसाइड हो ही जाएगा। ओपन बैलेटिंग के जरिए इलेक्शन कराने में हुकूमत कामयाब हो जाएगी या रवायती तरीक़ेकार मुताबिक इलेक्शन सीक्रेट वोटिंग से ही होंगे। इस वक्त ये मामला कानूनी, सियासी और इंतज़ामी नौयत का है। अदालत में भी मामला ज़ेर समात है। अपोजिशन पुराने तरीके ही से सेनेट इलेक्शन का मुतालबा कर रही है। हुकूमत ने ओपन बैलेट इलेक्शन के लिए अदालत से राय मांग रखी है और इस सिलसिले में कल सदारती रेफरेंस की सुप्रीम कोर्ट में समात भी हुई। आज भी अदालत ये मामला देखेगी। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस पर जो भी फैसला देगी उसी के तहत वोटिंग होगी। और इस दौरान आपको ये भी बता दें 2018 के सेनेट इंतखाबात में होने वाली खरीदो फरोख्त की वीडियोस भी सामने आई हैं। वज़ीर आज़म ने भी कल उस पर अपनी राय का इजहार किया। एग्जैक्टली क्या कहा उन्होंने, हम आपको सुनवा देते हैं। मेरे पास अगर ये वीडियो होती तो वो जो हमने 20 लोग निकाले थे उन्होंने 2 ने तो मेरे पे केसेस किए होते, मैं अदालत में क्यों ना ये वीडियो ले जाता अगर मेरे पास होती। हमारा वकील जो 2 साल से जब जा रहा है अदालत में तो वो वीडियो दिखा देता, केस ही खत्म हो जाता। मुझे एक आदमी ने ऑफर नहीं की, कई लोगों ने ऑफर्स भिजवाई। इस वक्त बलूचिस्तान में एक सेनेटर बनने का जो रेट जा रहा है 50 करोड़ से 70 करोड़ पे जा रहा है। वो जो इतना पैसा खर्च करेगा वो कोई हातमताई तो नहीं है, वो आके पैसा बनाएगा। क्या यहाँ सियासतदानों के ज़मीरों का सौदा होता है या नहीं होता? सवाल तो ये है, क्या पैसा चलता है लोगों के ज़मीर खरीदने पे? ये क्या अभी हुआ है? ये 30 साल से हो रहा है। देखिए, इस पे कोई दूसरी राय नहीं है कि हॉर्स ट्रेडिंग और ख़रीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे याद है कि वज़ीर आज़म ने 2018 में या इससे पहले शायद कहा था कि ये लोग आए जिन्होंने वोट खरीदे बेचे हैं। हाँ, बिल्कुल इन्होंने कहा था 2018 में कहा था, बिल्कुल उन्होंने वीडियोस का भी जिक्र किया था, एविडेंस बेसिकली उन्होंने जिक्र किया था कि एविडेंस में वीडियोस भी कहा था। आई एम जस्ट क्यूरियस, अगर ये वो वीडियो नहीं है जो आप कह रहे हैं कि नहीं देखी, तो कौन सी थी जो आपने देखी हुई है वो भी सामने आ जाए। ये बात भी एक हुकूमती वज़रा की तरफ से कही गई कि बाज़ ऐसे पक्के सोर्सेज से खबर मिलती है कि वज़ीर आज़म फिर उसे कोट कर दिया करते हैं। नहीं, कोट कर लेते हैं, लेकिन आप फिर कोट कहीं ना कि सोर्सेज, यू कांट देन से कि आई वॉच्ड दोज वीडियोस
या आई हैव दैट प्रूफ एंड दैट फिर आप आए एविडेंस तो मैं आपको दिखाऊं। हाँ जी, खैर अब तक सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय नहीं दी। देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन आज स्केड्यूल में वोटिंग का तरीकाकार वाजे करता है या वो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करता है। बड़ा अहम मामला, इंतखाबी अमल की शफाफियत पर नजर रखने वाली तंजीम फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क के तर्जुमान मुदस्सिर रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं फाफम के। रिजवी साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आज सेनेट इंतखाबात के स्केड्यूल का ऐलान करना है। अब तक वाजे नहीं है बाय द वे कि ओपन बैलेटिंग होगी, सीक्रेट बैलेटिंग होगी। अब ये सूरत हाल वाजे होने से पहले कमीशन को स्केड्यूल का ऐलान करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? इलेक्शन कमीशन सेक्शन 107 के तहत इलेक्शन एक्ट 2017 के इलेक्शन स्केड्यूल का अनाउंस करता है, जिसमें खाली इस बात का तयन किया जाता है कि नॉमिनेशन पेपर्स कब होंगे, ऑब्जेक्शंस होंगे, स्क्रूटनी का पूरा प्रोसेस, वो सारी चीज़ें उसमें स्केड्यूल में आती हैं। उसमें ये बात नहीं होती कि इलेक्शन का तरीक़ेकार क्या होगा। तो सेक्शन 107 के तहत यकीनन इलेक्शन कमीशन को सेनेट इलेक्शन का अपने वक्त के मुताबिक ऐलान करना चाहिए। और जो भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है और एक ऑर्डिनेंस भी गवर्नमेंट ओपन बैलेटिंग पर ले आई है और उसने उसको कंडीशनल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस से, वो अगले 1 महीने में यकीनन फैसला हो जाएगा। और जब भी इलेक्शन सेनेट का कंडक्ट होगा उसी मुताबिक होगा जिस तरीके की सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस 186 के तहत जो गवर्नमेंट ने सीख की है वो गवर्नमेंट को मिल जाती है। अच्छा रिजवी साहब, ये भी बताइएगा कि सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग की बातें हमेशा से होती रही हैं, हमने सुनी है, तो अब तो वीडियोस भी सामने आ गए हैं। क्या अब ऑपोजिशन से ओपन बैलेटिंग की मुखालफत पर इत्तेफाक करना मुश्किल नहीं होगा? ओपन बैलेटिंग पे किसी किस्म का किसी को एतराज़ नहीं है। एतराज़ इस बात पे है कि जिस तरीक़ेकार से ये अमेंडमेंट लाई जा रही है, चाहे वो आइन के अमेंडमेंट हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट हो, उसका एक पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए, पॉलिटिकल सेटलमेंट होना चाहिए। इलेक्शन का लॉ ऐसा नहीं है कि हम ऑर्डिनेंस के ज़रिए अमेंड कर दें और बिल्कुल इलेक्शन से पहले, एन इलेक्शन से पहले हम अमेंड कर दें। इस पर गवर्नमेंट को चाहिए और ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ट्रेजरी बेंचेस की जिम्मेदारी होती है कि सब तमाम पार्टियों को कम से कम इलेक्शन के मामलात पे कॉन्फिडेंस मिले, उनकी ओपिनियन यकीनन रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, उनसे बातचीत होनी चाहिए। अपोजिशन जो जवाब दे रही है हमारे ख्याल में वो यही एक ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग की बात है कि जिसमें इलेक्शन के तमाम मामलात पे जिक्र होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सिर साहब। अब सीनियर तज्ज़ियाकार और माहिर कानून मुनीब फारूक हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मुनीब, इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर रखा है कि वो आज सेनेट इंतखाबात के स्केड्यूल का ऐलान जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस नहीं आई है लेकिन सदारती ऑर्डिनेंस तो ज़ाहिर है मौजूद है। तो क्या कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि वो इस स्केड्यूल में पोलिंग के तरीक़ाकार को वाज़े भी करते? देखिए, ये एक यहाँ एक नई सिचुएशन है। अगर आप इसका बगौर जायज़ा लें तो जो ऑर्डिनेंस हुकूमत की तरफ से जारी किया गया है, ज़ाहिर बात है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्रोमलगेट किया है और आइनी तौर पर जारी किया गया है, उसमें वो तो कोई उसमें कबाहत नहीं है। लेकिन उसके अंदर एक हुक्म ये ज़रूर मौजूद है क्योंकि ये कंटिंजेंट है उस एडवाइजरी के ऊपर जो कि सुप्रीम कोर्ट से आनी है। अब अगर तो सुप्रीम कोर्ट से लाइकलीहुड यही है कि और 1 हफ़्ते के अंदर या मैक्सिमम 1 से 1.5 हफ़्ते के अंदर ये एडवाइजरी आ जाती है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड करना है कि क्या आइन के आर्टिकल 226 के अंदर तरमीम ज़रूरी है तभी सेनेट का इंतखाब ओपन और आइडेंटिफाइबल बैलेट से होगा या महज इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर तरमीम से ये मामला हल हो सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत का जो मौक़िफ़ है उसको एंडोर्स किया और ये कह दिया कि नहीं, आइनी तरमीम की ज़रूरत नहीं है, आर्टिकल 226 को तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि इलेक्शन एक्ट 2017 में ही तरमीम कर ली जाए तो वो काफ़ी होगी, तो हुकूमत ने ये कर दिया है। एडवाइजरी इन एनी केस आ जाएगी, उससे पहले इलेक्शन कमीशन उस सूरत में पाबंद ज़रूर हो जाएगा जब वाकई सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई डेफिनेटिव बात सामने आए। राइट। अच्छा, ये भी बताइएगा मुनीब के माहिरीन कानून की राय है कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत सदारती रेफरेंस में अदालत उज़्मा से राय मांगी गई है लेकिन ऑर्डिनेंस में इलेक्शन कमीशन को ओपन बैलेटिंग तरीक़ेकार पर अमल दरामद का वाज़े हुक्म दिया गया है, तो क्या कानूनी तौर पर ये आपको ठीक लग रहा है? देखिए, कानूनी तौर पर अब इसके ऊपर मुख्तलिफ आरा हैं, लेकिन बहसीत कानून के तालिब इल्म के मैं समझता हूँ
कि हुकूमत ने जब एक रेफरेंस के लिए भेज दिया है मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने और एडवाइजरी मांगी है, अब जब आप सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगते हैं ख़ास तौर पर कानूनी एतबार से, कानूनी मामले के ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट की राय को मोतबर तरीन समझी जाएगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने एडवाइस के अंदर ये कहा कि आइन की तरमीम किए बगैर, आर्टिकल 226 की तरमीम किए बगैर सेनेट के इंतखाब के तरीक़ाकार में तब्दीली नहीं लाई जा सकती, तो उस वक्त हुकूमत के पास कोई चारा नहीं होगा, हुकूमत को इस मामले को छोड़ना पड़ेगा उस वक्त तक जब तक हुकूमत कंसेंसस क्रिएट नहीं कर लेती कि 2/3 अक्सरियत से आर्टिकल 226 को तब्दील किया जाए और सेनेट के इंतखाब के तरीके को तब्दील किया जाए, जो कि इस इलेक्शन से जो सेनेट का होने जा रहा है अगले महीने, इससे पहले होना नामुमकिन है। अगर तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एडवाइस आती है कि आइनी तरमीम इसमें लाजिम है तो ज़ाहिर है फिर कोई चारा नहीं होगा। अगर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की बात आती है तो उसका अल्टरनेटिव ऑर्डिनेंस मौजूद है। लेट्स सी कि ऊंट किस करवट बैठता है। टेस्ट सीरीज में तारीख साज कामयाबी के बाद अब T20 की बारी है। पाकिस्तान के पास एक और क्लीन स्वीप का शानदार मौका है इंशाल्लाह, जो हम नहीं गंवाएंगे। जनूबी अफ्रीका की एक मजबूत टीम के खिलाफ पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज जीतकर खुद को जीत की राह पर तो डाल दिया है। अब आज से लाहौर में ग्रूव देखा जाएगा। तो लाहौर में जी शुरू हो रही है 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस पर मुश्तमिल एक सीरीज़, और पाकिस्तानी टीम और मैनेजमेंट समझती है कि नए लड़के जो हैं वो कमाल कर सकते हैं। वैसे हमारा भी ये ख्याल है। मैच शाम 6 बजे शुरू होगा, जिसका मतलब है कि ग्राउंड में पड़ने वाली जो ऑस है वो अहम किरदार अदा कर सकती है, और इसलिए सब नजरें टॉस पर होंगी। आपको पता है कि जरा लाहौर में टेम्परेचर अब भी 23, 21, 22 के अराउंड है। बाय द वे ऑन द कॉन्ट्री कराची में 32 पे पहुंच गया था कल दर्जा। कल तो इट वाज हॉट, कल तो समर। खैर हम जरा मौसम की बात बाद में करेंगे, लेकिन मौसम का, लाहौर के मौसम का सर्टनली मैच पर असर होगा। टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। आकिब भाई, पाकिस्तान टेस्ट की इतनी तगड़ी टीम नहीं समझी जाती, लेकिन वहाँ हमने एक क्लीन स्वीप मार दिया है। तो अब T20 है, इसमें तो हमारा रिकॉर्ड अच्छा है। आपको लगता है कि सीरीज ये भी हम जीत सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखें, अगर आप साउथ अफ्रीकन टीम को देखें तो जितना एडवांटेज जब एशियन टीम्स साउथ अफ्रीका में जाती हैं तो उनको उतना ही होता है एक्स्ट्रा बाउंस, सीमिंग कंडीशन। तो जब वो हमारे पास आते हैं हमारे सब कॉन्टिनेंट पे, तो वो उनके पास वो स्किल नहीं होती। तो इट्स अबाउट हैविंग अ स्किल। वो नहीं खेल सकते इन कंडीशंस में, और हमें नजर भी आया टेस्ट मैचेस में। और जो T20 क्रिकेट है इसमें थोड़ा सा ये होता है कि आपको वन मैन आर्मी भी आप बन जाते हैं एट टाइम्स। अगर एक प्लेयर आउटस्टैंडिंग इनिंग खेल जाए या एक प्लेयर कोई अच्छा स्पेल कर दे तो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अच्छा आकिब, लाहौर का मौसम भी ऑब्वियसली आप जानते हैं, और कदाफी स्टेडियम की पिच भी। तो आपके ख्याल में इस सीरीज में फास्ट बॉलर्स का जादू चलेगा या स्पिनर्स का चलेगा? अपने किस खिलाड़ी से ज़्यादा उम्मीदें रखें? देखिए, जो पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं भी जो पिचेस बनती हैं वो उसको बनाता है सूरज। सूरज निकलेगा, धूप आएगी, पिच बेक होगी, हार्ड होगी, तो तभी तेज होगी। आई डोंट थिंक के पिच के अंदर कुछ होगा, क्योंकि उस तरह की तेज धूप नहीं है। पिच को आप इस तरह हार्ड नहीं कर सकते। आई थिंक लो बाउंड उसी तरह की वो पिचेज होंगी, जिसमें आई डोंट थिंक किसी बॉलर के लिए कुछ भी होगा। तो T20 में बैट्समैनों के लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बॉल उस तरह से ना स्किड करेगा ना कुछ करेगा। तो आई थिंक बैटर्स के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा ये बताइएगा कि भाई, क्या आप भी और दीगर कई क्रिकेट माहिरीन पाकिस्तान के कोचिंग स्टाफ पर बड़ी तनकीद करते रहे हैं। अब तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बड़ी बेहतर नज़र आ रही है, इनफैक्ट अच्छी नज़र आ रही है, तो इसका क्रेडिट भी तो कोचिंग स्टाफ को नहीं देना चाहिए फिर? देखिए, मेरी बात सुनिए, मेरा एक प्रिंसिपली एक स्टैंड था कि जब आप किसी कोच की पोजीशन आती है, चाहे वो हेड कोच हो, बॉलिंग कोच हो, फील्डिंग कोच हो, तो उसके एक क्राइटेरिया होता है। अगर उस क्राइटेरिया को पूरा कर ले तो नो प्रॉब्लम है। मिसबा से मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे वकार से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मुझे प्रॉब्लम है तो उस प्रोसेस से है, जिस प्रोसेस को तोड़ के जब आप डिसीजंस करते हैं।
जी आज शाम 6 बजे वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द एक्शन। थैंक यू आकिब जावेद हमारे साथ मौजूद थे। एंड आल्सो टू ऑल द पीपल इन लाहौर राइट नाउ, थोड़ा सा बेयर विद द ट्रैफिक जैम एंड स्टफ ओवर देयर, क्योंकि कल अम्मी उस जगह से गुजर रही थी, वो बता रही थी कि सारे बैरिकेड्स लगाए हुए थे कदाफी स्टेडियम के इर्द गिर्द। शी हैड टू गो टू द बैंक और उनसे पहुंचा नहीं जा रहा, तो आई वाज लाइक इट्स ओके अम्मा, मतलब फाइन, एट लीस्ट यू नो वी हैव आवर मैचेस बैक। सो थोड़ा सा And everybody should already plan. PCB should plan to build stadium outside major cities, particularly Karachi, Lahore वगैरह। नहीं, inside बड़ा मजा आता है। थोड़ा सा बाहर हम कर लें। ट्रैफिक की प्लानिंग बेहतर कर लें, मतलब स्टेडियम को क्यों बाहर लेके जा रहे हैं? कराची में क्या हाल था? अब you remember that? हाँ, I do, लेकिन उसके बाद आपको पता है कुछ दिनों बाद ठीक भी होगा था जब हमी ने इधर बैठ के कितनी तनकीद की थी। ये वो स्पोर्ट है जिस पे हर किसी ने अपना हाथ साफ करने की ऑलमोस्ट कोशिश की। एक क्रिकेट और एक बैडमिंटन। वेल आई डोंट नो अबाउट क्रिकेट, बट बैडमिंटन डेफिनेटली हर बच्ची, खासतौर पर बच्चियां, क्योंकि वो ऐसा स्पोर्ट है कि वो आप अपने घर में भी, अगर पीछे गार्डन है तो आपने नेट लगा लिया एंड यू कैन एक्चुअली प्ले दैट। सो एवरीबॉडी हैज ट्राइड देयर हैंड एट इट, लेकिन हर कोई चैंपियन नहीं बनता। के लिए टेबल नहीं होती घरों में, तो हमने तो डाइनिंग टेबल वही बेसिकली टेबल ही चाहिए ना, आपको तो टेबल ही चाहिए, तो कुछ भी रख लें बीच में। अच्छा जी, लेकिन सबसे पहले टॉप स्टोरी जो आपने बात की उस पर पहले बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट भी है। जहनी तौर पर माजूर कैदियों को सजाए मौत देने से कानून के तकाजे पूरे नहीं होते और मुजरिमों की जहनी सेहत जांचने के लिए मुल्क भर में मेडिकल बोर्ड्स बनाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इंतहाई अहम फैसला दिया है और सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में जस्टिस मंजूर मलिक की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने जहनी माजूर कैदियों की सजाए मौत के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुनाया है। बेंच ने करार दिया कि अगर जहनी माजूरी की वजह से मुजरिम को सजाए मौत का इदराक ही नहीं तो फिर कानून के तकाजे पूरे नहीं होते। किसी भी मुजरिम को जहनी माजूरी की जांच के बगैर फांसी की सजा से रियायत नहीं दी जा सकती, इसलिए जेल कवानीन में तरमीम की जाए। वफाकी और सूबाई हुकूमतें ऐसे बोर्ड्स तश्कील दें जिनमें जहनी सेहत के माहिरीन शामिल हों। कानूनी माहिरीन समझते हैं कि यह फैसला सजाए मौत के ऐसे कैदियों के लिए बहुत अहम होगा जिनकी जहनी सेहत मशकूक है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाने वाली तंजीम जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान से मुंसलिक इंटरनेशनल लॉ एंड एडवोकेसी स्पेशलिस्ट जुगनू काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपकी नज़र में ये कितना अहम फैसला है और इससे कितने अफराद को फौरी रिलीफ अगर हम बात करें तो मिल सकता है? जी, एक तो बहुत अहम फैसला है। इट्स द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ नॉट डिलिबरेटेड अपॉन दिस क्वेश्चन सच डिटेल बिफोर, और इसमें काफ़ी ज़रूरी और अहम बातें हुई हुई हैं। जहाँ तक फौरी फैसले की बात है या फौरी जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात है, वो सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली काफ़ी कैटेगोरिकल डायरेक्शंस दी हुई हैं। उसमें कुछ डायरेक्शंस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हुआ है, ये फेडरल गवर्नमेंट टू द एक्सटेंट ऑफ इस्लामाबाद टेरिटरी एज वेल एज प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को कि जितने भी लोग हैं डेथ रो पे जो कि मेंटली इल हैं या पर्सन्स विद मेंटल इलनेस है, उनका मेडिकल बोर्ड कराया जाए। दैट मेडिकल बोर्ड विल कंसिस्ट ऑफ 3 साइकाइट्रिस्ट एंड 2 साइकोलॉजिस्ट जो कि एक पब्लिक ऑफिस होल्डर्स या पब्लिक डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। सिमिलरली अगर जेल अथॉरिटीज़ या कोर्ट की तरफ से कुछ आता है या कुछ डायरेक्शन आती है कि ये जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं या जो कन्विक्टेड प्रिजनर्स हैं उनकी असेसमेंट ऑफ स्टेट ऑफ माइंड करवाई जाए, वो मेडिकल बोर्ड उन पे भी लागू होगा। अच्छा जुगनू, इसमें भी कुछ ऐसे लगता है हमें कि कुछ लूपहोल्स हो सकते हैं और एक सवाल बार बार सामने आता है कि किसी को जहनी मरीज साबित करना या ना करना एक बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की बात है और बहुत से फैक्टर्स इसमें ऑब्वियसली इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसी सूरत में क्या ये चांस बढ़ नहीं जाता कि अच्छी भली दिमागी हालत के लोग भी सजाए मौत से बचने के लिए इस रास्ते का सहारा ले सकते हैं, इसको मिसयूज़ कर सकते हैं? जी नॉट रियली, क्योंकि अगेन आई वुड रेफ़र टू द जजमेंट बहुत अच्छी तरीके से लिखी गई और उसने जजमेंट में काफ़ी चीज़ें एड्रेस हुई हुई हैं। और उन्होंने जो सबसे अहम बात है जजमेंट की वो ये है कि कहते हैं कि जो मेंटली इल प्रिजनर्स हैं या प्रिजनर्स विद मेंटल इलनेस हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकते, यानी उनको सज़ाए मौत नहीं मिल सकती। मगर ये
आपको साइकाइट्रिस्ट और मेडिकल बोर्ड यानी एक्सपर्ट मेडिकल एडवाइस के थ्रू डिटर्मिन करना पड़ेगा कि हाँ उनकी मेंटल इलनेस है जो बार करती। अच्छा जुगनू साहब, ये फैसला तो बड़ा अहम है और जाहिर है कि इसका बड़ा इम्पैक्ट होगा, लेकिन इसके साथ साथ एक कोशिश और भी है कि इस अहम मुहिम में पाकिस्तान से भी दुनिया के कई ममालिक की तरह कैपिटल पनिशमेंट या सज़ाए मौत ख़त्म करा दी जाए। तो क्या इस तरफ कोई पेशरफ्त हो रही है या इस पे ऑलरेडी सोच प्रचार शुरू हो चुकी है? आपको क्या लगता है? उम्मीद तो है कि कुछ जल्द हो। इसके जो बात कैपिटल पनिशमेंट की है वो ये है कि जी मसला सज़ाए मौत का यहाँ नहीं है अगर पाकिस्तान की बात की जाए, और दूसरे ममालिक की भी जो पहले कैपिटल पनिशमेंट देते थे और अब उन्होंने अबॉलिश कर दी है, वो ये है कि इट्स नॉट द सेंटेंस, इट्स द सर्टेनिटी ऑफ कन्विक्शन। यहाँ आपको पता है अगर हम दूसरे केसेस देखें, अगर रेप के ही केसेस की बात होती है तो वहाँ 3% कन्विक्शन रेट है, और आप अगर देखें स्टैट्स कुछ और बिल्कुल कहते हैं। तो एक सर्टेनिटी ऑफ कन्विक्शन इसमें सबसे अहम बात है कि जी अगर कोई मुजरिम है तो वो पकड़ा जाए या पकड़ी जाए और उसको बेल ना मिले, और एक 100% बात पता चले कि ये कानून के मुताबिक कन्विक्ट होंगे, चाहे वो उनको 2 साल की मिले, 5 साल की मिले या सज़ाए लाइफ सेंटेंस मिले। तो सज़ाए मौत के अगेंस्ट ये सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि बहुत वैलिड आर्ग्यूमेंट्स है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुगनू हमसे बात करने का, जुगनू काज़मी। अब एक बात तो तय है कि इतनी इम्पोर्टेंस पहले कभी मेंटल हेल्थ पे कभी भी नहीं मिली होगी जितनी अब इन चीज़ों, ये जजमेंट्स जो नई पास हो रही हैं, जिन क्लॉजेस पे जिक्र हो रहा है, जिस तरह जुगनू खुद भी बता रही थी कि ये वो है जिस पे डिटेल्ड कभी सुप्रीम कोर्ट की इस तरह बात नहीं हुई, तो इट्स अ गुड थिंग कि इस पर बात हो रही है। बिकॉज पहले कौन समझता था कि कोई मेंटल इशूज़ भी हो सकते हैं, कोई लिटरली आउट ऑफ देयर सेंसेस भी हो सकता है, सज़ाएँ हो जाती थी इसी तरह सोचते हुए कि ये बिल्कुल नॉर्मल। अभी भी इट इज़ अ वेरी लॉन्ग शॉट। अभी हमें आपस में ही हमारे इर्द गिर्द ही समझने की ज़रूरत है कि एक्चुअली लोगों को मेंटल इश्यूज हो सकते हैं। हम ये तो बहुत ही एक्सट्रीम एक्सटेंट पे जाके बात कर रहे हैं ना। एक्चुअली डू अ लिटिल बिट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट हियर, एक सोशल एक्सपेरिमेंट ही आप समझ लें। आप लोग जो हम लोगों को देख रहे हैं, व्हेन यू गाइस गो टू वर्क, मतलब अगर कोई फिजिकल एलिमेंट हो जाए तो हम अपने कामों से छुट्टी मिल जाती है कि जी बुखार है, बीमार है, गले में दर्द है या वट एवर इट इज़, तो आपको 2-3 दिन ऑफ मिल गए। अगर आपको मेंटल हेल्थ के लिए कोई रिलैक्सेशन चाहिए, यू एक्चुअली फील कि आई नीड अ ब्रेक, आप क्या सच्चाई से अपने इदारे को बता सकते हैं कि जी मुझे क्यों ये छुट्टी चाहिए? बिकॉज आई नीड अ ब्रेक, आई नीड टू रिलैक्स माई हेड। तो क्या वो मानेंगे? तो ये एक्सपेरिमेंट अगर आपने किया हो या यू हैव सम एक्सपीरियंस कि ये हुआ है हमारे साथ या हमने ये किया और हमारे इदारे ने हमें इस बिना पे छुट्टी दे भी दी, विच वुड बी ग्रेट, तो प्लीज डू राइट। ऐसी कोई प्रेसिडेंस है तो प्लीज हमसे शेयर कीजिएगा कि वाकई आपको मेंटल पीस या अपने पैनिक अटैक्स हो रहे हैं या एंजाइटी से निकलने के लिए, दिमागी उसके लिए भी, रिलैक्सेशन के लिए भी कहीं ना कहीं तो जिंदगी में पॉज बटन देना होगा ना कि आई नीड टू बी ऑफ वर्क, मुझे 4 दिन चाहिए या मुझे 3 चाहिए और मुझे कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना, बट आई नीड टू रिलैक्स माई हेड एंड माई माइंड। और जो चीज़ आपको बॉदर कर रही है उस पर आप कुछ वर्कआउट कर लें, थोड़ा सोच लें, उसका कोई हल निकाल लें, उसके बाद काम पे वापस आ जाएं। ऐसा नहीं होता। तो हमें अपने इर्द गिर्द भी मेंटल इश्यूज को एक्सेप्ट करने की अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और एक मेहमान हमारी मुंतज़र हैं। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है, लेकिन मकबूल तरीन खेल क्रिकेट ही है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ और भी कई खेल हैं जहाँ हम खिलाड़ियों की कामयाबियों का जिक्र करते रहते हैं गाहे बगाहे, और हमारे खिलाड़ी बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। बैडमिंटन के मैदान में ये कारनामा सर अंजाम दे रही हैं जनाब माहूर शहजाद। देख लें, जो पहली नहीं दूसरी नहीं मुसलसल 5वीं बार पाकिस्तान की कौमी चैंपियन ही बन गई हैं। क्या इन्होंने ही ऐसा लगता है कि बस फैसला कर लिया है कि और कोई नहीं? माहूर सुशील जोइनिंग और माहूर जी, हुमा को तो आपका नाम भी जरा नया नया लग रहा है, लेकिन आप ये बताइए, बैडमिंटन भी उन खेलों में से है जो हम सब ने बचपन में या इवन लेटर इन लाइफ सब ने ट्राई किया हुआ है, तो आपका भी ये शौक इसी तरह शौक के तौर पे आपने शुरू किया और फिर आप प्रोफेशनल बन गई इसमें? हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? बैडमिंटन इज़ द सेकेंड फेमस स्पोर्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर फुटबॉल, तो काफ़ी लोग बैडमिंटन खेलते हैं, लेकिन मैं बैडमिंटन खेलना शुरू किया वो उसका क्रेडिट मैं अपने पापा को देती हूँ। उन्होंने जूनियर लेवल तक बैडमिंटन खेला था, तो उसके बाद उन्होंने मुझे और मेरी बड़ी बहन को बैडमिंटन खिलाना शुरू किया। 12 ईयर्स में मैंने सनसेट क्लब में ट्रेनिंग लेना शुरू की। सुबह में पापा खिलाते थे, शाम में जो कोच होते थे उनके साथ खेलते थे। उसके बाद 13 ईयर्स की एज में मैं
अंडर 19 जूनियर नेशनल चैम्पियन बन गई थी। तो वो काफ़ी सबके लिए एक अनएक्सपेक्टेड सी बात थी, क्योंकि मेरा जो फाइनल्स था वो मेरी बड़ी बहन के साथ आया था और किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं उसको हरा दूंगी। तो उसके बाद से फिर मेरे पेरेंट्स को और जितने भी फेडरेशन के लोग थे उनको मुझ में पोटेंशियल दिखी कि मैं पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लेवल पे मेडल्स ले सकती हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, ये वाली बात जो है ना कि आपका अपना जो फाइनल कंपटीशन था वो अपनी बहन के अगेंस्ट था, तो ये मुझे विलियम सिस्टर याद आ गई हैं टेनिस की। तो बैडमिंटन में पाकिस्तान में आप दोनों ने ये किया। जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आप से वो बड़ी हैं, वो नहीं जीती, तो एवरीथिंग वाज ओके एट होम कि यू हैव टर्न्ड आउट द चैंपियन? हाँ, घर पे तो सब लोग खुश थे, पापा भी खुश थे कि मतलब एक छोटी बहन ने बड़ी बहन को हराया। तो लेकिन वो थोड़ी सी डिसहार्ट हो गई थी। तो 3 इयर्स तक ऐसे ही रहा कि हमारा जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप में आपस में फाइनल्स आता रहा। तो उसके बाद फिर जब मतलब 3 इयर्स के बाद फिर जब फरियाल, मेरी बड़ी बहन फरियाल का उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, तो फिर उसने बैडमिंटन इसलिए छोड़ दिया कि छोटी बहन हरा देती है। तो उसके लिए काफी 3 साल तक होते हैं तो मेरा ख्याल है काफी होता है फिर डिसहार्ट होने के लिए। तो बेसिकली उनको इतना डिसहार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि छोटी बहन ने सिर्फ उन्हीं को नहीं हराया, बहुत से और लोगों को हराया भी है, बिकॉज कंसिस्टेंटली 5 बार कितनी अच्छी होंगी कि वो फाइनल्स तक पहुंचती थी। एग्जैक्टली, शी मस्ट बी सो गुड एज वेल। तो आप नेशनल चैंपियन बनी 5 बार। तो ये पुश कैसे होती है कि ओके सो वंस यू डू इट, दूसरी बार भी कर लिया, तीसरी बार, मतलब अब कहाँ तक जाना है? सो दिस इज, ये तो आप जीतती रहेंगी, तो आपका तो वैसे ही रिकॉर्ड एक बन चुका है, आगे क्या करना है? असल में 18 इयर्स की एज में मैं पाकिस्तान में 1 बन गई, देन 19 इयर्स में मैं नेशनल चैम्पियन बन गई और अल्हम्दुलिल्लाह तब से अब तक मैं पाकिस्तान की नेशनल चैम्पियन हूँ। जो मैं अपनी टारगेट जो मैं अपनी ट्रेनिंग करती हूँ वो मैंने इंटरनेशनल लेवल को टारगेट करके ट्रेनिंग करती हूँ, तो उस लिहाज से मेरी ट्रेनिंग काफ़ी टफ होती है। और मैं यहाँ पे जो लड़कियाँ उनको मतलब ये नहीं कि बस मैच हरा दिया, मैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी डिफरेंस से हराती हूँ। जैसे कि मेरा सेमीफाइनल्स में स्कोर 21-6 था, 21-13 था, एंड देन फाइनल्स में 21-6 एंड देन 21-7 था। तो ये इसलिए फ़र्क है क्योंकि मैंने इंटरनेशनल लेवल को टारगेट किया हुआ है और मेरा एम और मेरी इस वक्त मेरी एम अब क्या है? आपने एक तो इंटरनेशनली आपने क्या पाकिस्तान को अब तक कहीं रिप्रेजेंट किया तो उसके क्या नताइज रहे, और अब आप कहाँ इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाह रही हैं, या प्लान है या तैयारी हो रही है? मैंने पाकिस्तान को ऑलमोस्ट इन मोर देन 30 कंट्रीज़ रिप्रेजेंट किया है। मैंने पाकिस्तान को एशियन गेम्स 2014 में रिप्रेजेंट किया, देन एशियन गेम्स 2018 में, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में, उसके बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल सीरीज़ 2019 में मैंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लिया था। बल्गारिया इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2019 में मैंने पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल लिया। पाकिस्तान इंटरनेशनल सीरीज़ 2017 में गोल्ड मेडल लिया। लिम्पाल इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2018 में गोल्ड मेडल लिया, एंड देन पाकिस्तान इंटरनेशनल सीरीज़ 2016 में मैंने सिल्वर मेडल लिया। और जो मैं ये टूर्नामेंट्स खेल रही हूँ, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेल रही हूँ, तो इसकी वजह से मेरी वर्ल्ड में रैंकिंग 133 है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि वर्ल्ड के टॉप 100 प्लेयर्स में आके इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करूँ इंशाल्लाह। वी हैव नो डाउट अबाउट इट। और जिस टीम के साथ आप चली हुई हैं, मेरा नहीं ख्याल कि आप रुकने वाली हैं। आपने जिक्र किया कि आप इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग करती हैं, स्टैंडर्ड वो है, तो क्या डिफरेंस क्या होता है? हम बड़े क्यूरियस हैं कि ओके फाइन, इधर भी लोग ट्रेन कर रहे हैं अपने आप को, आपका एक और रुझान है कि जिस तरह बाहर ट्रेनिंग होती है आप उस तरह यहाँ करिए, व्हाट्स द डिफरेंस? मेरा और जो जितने भी बाकी पाकिस्तानी फीमेल बैडमिंटन प्लेयर्स हैं, जो चीज़ हम दोनों लोगों को डिफ्रेंशिएट करती है वो ये है कि मेरी फ़िटनेस। तो मैंने अपनी फ़िटनेस पे मैं काफ़ी ज़्यादा वर्क करती हूँ। जैसे कि मैं वीक में 2 मरतबा 5000 मीटर रनिंग करती हूँ और उसमें मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा टाइम है कि मैं एथलेटिक्स में भी लॉन्ग रनिंग में मेडल ले सकती हूँ। तो जो चीज़ डिफ्रेंशिएट करती है वो फिटनेस की आ जाती है। उसके बाद फिर मैं कोर ट्रेनिंग के साथ साथ, रनिंग के साथ साथ जिम ट्रेनिंग पे भी मैंने फोकस किया हुआ है। अच्छा, और ज़ाहिर है आपको पता है कि हमारे यहाँ खाने भी ऐसे होते हैं माशाल्लाह कि उसमें फ़िटनेस मेंटेन करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो ज़ाहिर है आपको डाइट भी कंट्रोल करनी पड़ती होगी और वो सारा कुछ करना पड़ता होगा। सबसे ज़्यादा कंपटीशन जब आप दुनिया में खेलती हैं तो कौन से ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ वहाँ के प्लेयर्स बहुत वेल ट्रेंड हैं और उनसे ज़रा तगड़ा मुकाबला होता है? चाइना। I don't know, let's ask. जी बिल्कुल, जितनी भी एशिया में कंट्रीज़ हैं सारी बैडमिंटन में बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंडिया स्ट्रॉन्ग है, चाइना स्ट्रॉन्ग है, थाईलैंड स्ट्रॉन्ग है, कोरिया, जापान, ये जितनी भी एशियन कंट्रीज़ हैं ना, ये सारी बैडमिंटन स्ट्रॉन्ग है। तो जो सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है वो एशियन गेम्स में होता है। और कभी इंडिया से आपका मैच हुआ वैसे? जी बिल्कुल, कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान का टीम इवेंट में मैच हुआ था इंडिया के साथ, तो मैंने उसमें साइना नेहवाल के अगेंस्ट खेला था और वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था कि इतने बड़े हॉल में।
बिल्कुल, वो उस मैच में मतलब पूरा क्राउड इंडियन से भरा हुआ था और वो इतना साइना नेहवाल को चेयर अप कर रहे थे और पाकिस्तान के लिए तो इतने सपोर्टर्स नहीं थे वहाँ पे, तो उस प्रेशर में खेलना भी काफ़ी मुश्किल था। लेकिन फिर उस मैच के बाद काफ़ी इंडियन फैंस के मेरे पास मैसेजेस आए, उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा खेलते हैं, तो काफ़ी जो इंडियंस थे उन्होंने अप्रिशिएट भी बहुत किया। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा माहूर आपसे बात करके। और ख़ास तौर पे स्पोर्ट की एक बात है कि ऑब्वियसली आप उसमें तो आपकी जो अचीवमेंट्स हैं वो हैं, बट एज अ पर्सन आप कितने फुलफिलिंग इंडिविजुअल बनते हैं, बिकॉज यू हैव कम्पीटेड फॉर समथिंग, यू हैव कम्पीटेड अगेंस्ट अदर पीपल भी डिफरेंट नेशनैलिटी से। एक यंग उम्र में आपकी पूरी पर्सनैलिटी भी साथ साथ बिल्ड हो रही है। सो इसलिए स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया माहूर शहजाद। Thank you so much for being with us. So this is an inspiration that we wanted to show the young people out there. लड़कियां और लड़के स्पोर्ट्स में लगें। कितने there is the sky is the limit। जब आप स्पोर्ट्स में घुस जाते हैं कहीं भी जा सकते हैं। और बड़ी ही ज़बरदस्त मेहमान से हमने आपकी मुलाकात करानी है। आज अक़वाम मुत्तहिदा के तहत दिन मनाया जा रहा है साइंस के मैदान में ख़वातीन और लड़कियों के किरदार का। और ये दिन मनाने का मकसद एक तो साइंस में ख़वातीन की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करना है, दूसरा लड़कियों को साइंस के शोबे की तरफ राग़िब करना भी है। अच्छा, ये बाय द वे राग़िब करने वाली बात साउंड्स कि बिल्कुल ही कोई इंटरेस्ट नहीं था और उनको लाना पड़ता है। देयर आर मैनी 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 वेमेन आउट देयर एंड यंग गर्ल्स जिनका नेचुरली इंटरेस्ट है इस चीज़ में, और वो ही हैं जो माइल कर सकती हैं बाकी बच्चों को या यंग लोगों को कि आप भी इस तरफ आएँ। दैट गोज़ बोथ फॉर गाइज एंड गर्ल्स। अच्छा जी, तो ये हम इस बार ये दिन जो है वो इन ख़वातीन साइंसदानों के नाम किया गया है जो कोरोना के ख़िलाफ़ जंग में काम कर रही हैं। और हमारे माशरे में अव्वल तो लड़कियों की तालीम ही एक मसला है बहुत बड़ा, ऑब्वियसली ये तो आप लोगों को पता ही है, और फिर वो इस तरफ आ भी जाएं तो कम ही हौसला अफजाई की जाती है, ख़ासतौर पे जो साइंस की तरफ आती हैं। तो पाकिस्तानी साइंसदान ख़वातीन आलमी तौर पर अपना नाम पैदा कर रही हैं और इनमें बहुत सी हैं, जैसे कि रिसेंटली जनाब नरगिस मावलवाला जिनकी हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं आपको, और कई शामिल हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं यमुना मजीद जिन्हें स्पेस साइंस से इश्क है और मेडिसिन के साथ साथ वो ये भी करती हैं, और सिर्फ यही नहीं करती हैं, नॉलेज जो उनके पास है वो अपने तक महदूद नहीं रखती बल्कि नौजवानों में और बच्चों में पर्टिकुलरली इम्पार्ट भी करती हैं। यमुना स्पेस एजुकेटर हैं और बचपन से इन्हें खला और खला से जुड़े हक़ाइक़ से दिलचस्पी थी और उन्होंने जेनेटिक्स में ऑल्दो तालीम हासिल की है अल्लामा इकबाल मेडिकल यूनिवर्सिटी से। वो एक लैब टेक्नीशियन है, लेकिन इसके अलावा स्पेस एजुकेटर के तौर भी अपने पैशन को परस्यू कर रही हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिनमें से एक चीज़ तो इनके पास है मुख्तलिफ मुतादिद टेलीस्कोप्स होने के साथ साथ जिसमें से आप क्लियरली खला में मौजूद सैयारे और चांद देख सकते हैं। इनके पास तो जनाब चांद का टुकड़ा भी मौजूद है। Who can claim to say कि मेरे पास एक चांद का टुकड़ा है? और नहीं, प्लीज आंटी से भी हम बात करके उनको रियलिटी बता देंगे कि ऐसा कुछ नहीं है। यमुना हमारे साथ हैं, जॉइनिंग अस फ्रॉम लाहौर। यमुना, थैंक यू सो मच। ब्रेक से पहले भी हम आपसे बात कर रहे थे, बड़ी ही इंटरेस्टिंग आपका जो इंटरेस्ट है स्पेस में वो बड़ा ही इंडेयरिंग है और ऑलमोस्ट इन्फेक्टिव है, क्योंकि अब इंटरेस्ट थोड़ा सा हमारा भी हो रहा है। कैसे शुरू हुआ और कहाँ तक आप इसको ले गई कि अब आप आगे बच्चों को पढ़ा रही हैं? ओके, तो कैसे शुरू हुआ? आई थिंक ये बचपन से ही मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी ये चीज़ देखने की कि अर्थ बाहर से कैसी दिखती है। मुझे हमेशा एस्ट्रोनॉट बनने का शौक़ रहा है और स्पेस ट्रैवल का बहुत ज़्यादा शौक़ रहा है, लेकिन जब मैं अपनी स्कूल लाइफ में थी तो मुझे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था जहाँ पे जाके मैं इस हवाले से बात कर सकूँ और मुझे ये चीज़ बदलनी थी पाकिस्तानी बच्चों के लिए। तो व्हेन आई गॉट एडमिशन इन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, इवन दो आई वाज डूइंग मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी ओवर देयर, लेकिन मैंने साथ साथ एक स्पेस अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट की जो आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी बढ़ती गई और अब मैं एक्सप्लोरेशन बाय यमुना के नाम से एक इदारा चला रही हूँ जो कि डिफरेंट स्कूल्स में जाते हैं और उनको डिफरेंट एस्ट्रोनॉमी और स्पेस टेक्नोलॉजी रिलेटेड सेशंस जो हैं वो देते हैं। इसके लिए ज़ाहिर है आपको खुद भी कुछ सीखना होगा, तो आप सेल्फ टॉट हैं, आपने खुद या बाहर जाके, हम आपकी कुछ तस्वीरें भी देख रहे हैं, आपने जगह विजिट की, आपने यहाँ पे कोई क्रैश कोर्स किया या बस किताबें पढ़ती रहीं, ये सब कुछ कैसे हुआ? सेल्फ टॉट हैं आप?
Yes, self-taught. This is a sort of science communication. और science communication के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एक specific subject में, उसी subject में जाके आप एक डिग्री हासिल करें. आपकी basic understanding होनी चाहिए science की, और फिर आप उसका content develop करते हैं. और मेरी affiliation है काफ़ी international organizations के साथ, जो कि specially content design करते हैं इस हवाले से, जो content मैं schools में जाके offer करती हूँ. अच्छा, हमारी यहाँ लड़कियों की एजुकेशन की बात करें ना, तो चंद ही करियर्स हम अभी तक मुझे लगता है कि उनके लिए अवेलेबल रखते हैं माँ बाप भी, और अगर ख़ुद भी सोच रहे हैं कि अगर साइंस में ही कुछ करना है तो बेटा डॉक्टर बन जाओ बस, इसके अलावा कोई सोच नहीं आती. तो अब जब आप जाके पढ़ाती हैं तो क्या हमारी बच्चियाँ सोच रही हैं कुछ साइंस को एक्सप्लोर करने का? उनका रुझान है उस तरफ, इवन क्योंकि इंटरेस्ट है ना, नहीं होगा इंटरेस्ट तो उस तरफ क्यों जाएंगी? हमारा इंटरेस्ट है बच्चियों का. जी, इंटरेस्ट है. देयर आर मैनी गर्ल्स माशाल्लाह जिनको स्पेस का शौक़ है, जिनको पायलट बनने का शौक़ है, लेकिन वो ये कि एज के साथ साथ कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो उनकी, या तो उनका इंटरेस्ट डाइवर्ट हो जाता है या उनको बता दिया जाता है कि ये तुम्हें नहीं करने दिया जाएगा. तो इसके बारे में मैं मैक्सिमम यही कह सकती हूँ कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट जो है वो फैमिली की चाहिए होती है. अगर लड़कियों को फैमिली की सपोर्ट मिल जाए तो दे कैन डू वंडर्स. अच्छा, खास तौर पे यमुना, जब आपने कहा है ना कि व्हेन यू वर ग्रोइंग अप और आपको कितना इंटरेस्ट था, लेकिन एवेन्यूज़ ऐसे नहीं थे जहां आप ज़्यादा जाके एक्सप्लोर करती हैं. दिस इज़ सो गुड कि आप ही ने बड़े होके वो सारा लैंड स्पेस जो है वो चेंज कर दिया, आपने ही एवेन्यू बना दिया. वरना बच्चा जो इंटरेस्टेड हो स्पेस में या इस किस्म की चीज़ों में, ऑब्वियसली उसको अगर मना कर दिया जाए भी ऐसा कुछ नहीं है, बेचारे का तो दिमाग ही बंद हो जाएगा ना, ही कैन नॉट इवन इमेजिन. तो आपका ये बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है. ये बताइएगा कि आपने क्या क्या चीज़ें इकट्ठी कर ली है, क्योंकि चांद के टुकड़े का जो हमने जिक्र किया है, तो अब प्लीज हमारे व्यूअर्स को भी बता दें कि ये एक्चुअली चांद का टुकड़ा है. जी, ये एक्चुअली चांद का टुकड़ा है. बेसिकली इट्स अ लूनर मीटियोराइट. स्पेस से जो पत्थर हमारे प्लैनेट अर्थ पे गिरते हैं, दे आर मीटियोराइट्स. और मेरे पास चंद मीटियोराइट्स हैं. चंद से मुराद लाइक जिसमें जो 3 हैं वो मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं. एक ऑफ कोर्स चांद का है, एक प्लैनेट मार्स का है, और एक वो मीटियोराइट है जो रिसेंटली बलूचिस्तान के इलाके ज़ोब में गिरा था पिछले साल 2020 में. और वो कहाँ से गिरा था? वो ज़ोब में गिरा था, बलूचिस्तान. और मुझे ये तमाम मीटियोराइट्स जो हैं वो US बेस्ड एक स्पेस एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन से मिले हैं. अच्छा, तो ये कैसे डिटर्मिन होता है कि ये पत्थर जो आया ये चांद से आया है और ये मार्स से आया है? थोड़ा सा हमें भी एजुकेट करें ना, क्योंकि हम, या ये किसी सितारे से गिरा है, ये सब कुछ कैसे डिटर्मिन होता है? ये जियोलॉजिकल रिसर्च होती हैं सारी यूनिवर्सिटीज़ में. इस तरह की लैब्स हैं, रिसर्च लैब्स हैं, जहाँ पर जियोलॉजिस्ट और मीटियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इसके बारे में पूरी रिसर्च करते हैं, और उनको पता होता है कि इसमें ये मिनरल्स हैं, इस तरह के मेटल्स हैं, तो ये वहाँ का पत्थर है और ये कितना पुराना है. इन सब की रिसर्च होती है, और फिर ये चीज़ें जो हैं इनकी सर्टिफिकेशंस होती हैं. जो मुझे मिले हैं वो US की यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो सर्टिफाई हो चुके हैं, उनकी ऑथेंटिकेशन हो चुकी है. वंडरफुल, ज़बरदस्त यमुना, बहुत ही मज़ा आया आपसे बात करके. और आपसे बात करके बिल्कुल ये लग रहा है कि लड़कियों की बहुत जगह है साइंस सीखने में और इस स्पेस में. हालांकि हम आप अपने दोबारा से प्लेटफॉर्म या अपना फेसबुक पेज कुछ बता दें, so all those who are interested वो आपसे रब्ता कर सकें. जी ज़रूर. माय सोशल मीडिया लिंक्स, यूज़र नेम्स आर एक्सप्लोरेशन बाय यमुना, और इसी नाम से I have on Facebook, Instagram, on Twitter. People can reach me out. ज़बरदस्त यमुना, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर. और बहुत ही अच्छा लगा. तो एक्सप्लोरेशन बाय यमुना, मुझे तो ये भी बड़ी अच्छा लगा कि हाउ सीरियसली यू टेक इट. इतना पैशन है कि डिस्पाइट योर डिग्री बीइंग समथिंग एल्स, आपने फिर भी अपने पैशन को फॉलो किया, और ना सिर्फ वो, आप उसके बाद वो नॉलेज इम्पार्ट भी कर रहे हैं. सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये नॉलेज अपने तक नहीं रखी है, हमारी आने वाली नस्लों को पहुंचाई भी जा रही है, और आज वो दिन भी ऐसा ही मनाया जा रहा है. बिल्कुल. और आज तो खासतौर पर दिन वो मनाया जा रहा है जहाँ लड़कियों को इनकरेज किया जा रहा है, उनको एक्नॉलेज, उनको उनकी अकम्पलिशमेंट्स को एक्नॉलेज किया जा रहा है. साइंस की फील्ड में वो कितना आगे गई हैं. वी नीड मोर गर्ल्स एंड वुमेन लाइक दैट इन पाकिस्तान. अच्छा जी, बॉलीवुड अदाकारा हैं प्रियंका चोपड़ा आजकल अपने काम की वजह से नहीं, बयानात की वजह से ज़्यादा जानी जाती हैं. ख़ासतौर पर पाकिस्तान से मुताल्लिक उनके नेगेटिव रिमार्क्स किसी से ढके छुपे नहीं हैं, लेकिन एक पाकिस्तानी के ही मिसाली रवैये ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो अपनी किताब में पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की तारीफ़ करें. प्रियंका ने अपनी सवाना हयात
अनफिनिश्ड के नाम से लिखी है। अनफिनिश्ड नहीं, उससे पहले क्या कहा था? सवाने हयात। अब्दुल्ला क्या मतलब होता है? बायोग्राफी। ओह अच्छा। और जनाब उन्होंने क्या लिखा है? अच्छा, बात तो दरअसल आपने बीच में भुलाई थी। इसी में वो एक ऐसे वक्त का जिक्र कर रही हैं, एक ऐसा वाक़या बयान कर रही हैं जब वो नई नई मिस वर्ल्ड बनी थी। एक ऐसा मौका आया जब उनके वालिदैन को लंदन से फ़्लाइट मिलने में मुश्किलात का सामना था, तो उस वक्त ब्रिटिश एयरवेज़ के साथ मुंसलिक पाकिस्तानी शाहिद मलिक ने अपने 2 साथियों से दरख्वास्त करके उनकी सीटें प्रियंका के वालिदैन को दिलवा दी थी और इंतहाई मुश्किल वक्त में आसानी पैदा कर दी थी। प्रियंका लिखती हैं कि शाहिद मलिक के इस रवैये से वो बहुत मुतासिर हुई और उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और भारत के लोग एक दूसरे के लिए ऐसी रहमदिली और मोहब्बत के जज्बे को दिखाते रहे। लेकिन उसके बाद से जो उन्होंने इतने सालों में ट्वीट्स किया, उसमें उनके वैसे ये प्रियंका चोपड़ा की जज्बात नजर नहीं आए। मतलब किताब तक तो बात उनको याद आ गई, लेकिन बाकी जो उन्होंने इतनी ट्वीटें करती रही हैं हमेशा से, उसमें कभी ये झलका नहीं कि वो चाहती हैं कि कोई ताल्लुकात बेहतर हो। जस्ट माई ओपिनियन। अच्छा, अब ये वैसे ये बड़ी बात है कि उन्होंने एटलीस्ट याद रखा इतने साल पुराना वाकया। शाहिद मलिक से बात कर लेते हैं, ही इज़ विद अस, कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। शाहिद साहब, प्रियंका चोपड़ा ने अपनी किताब में आपका जिक्र किया, शुक्रिया भी अदा किया, तो एग्जैक्टली क्या हुआ था जिससे वो इतना इम्प्रेस हो गई? बाय द वे जी, ये मैं उस वक्त एयरलाइन में काम करता था, तो ये मेरा जॉब था कि लोगों को जब वो टर्मिनल में आए तो वेलकम करूं, उनको लुक आफ्टर करूं, उनको कोई मसला है तो उनकी हेल्प करूं। तो मैं चहलकदमी कर रहा था, तो मैंने देखा एक कपल, बड़े पुरवकार कपल खड़े थे वहां पे और वो काफी आपस में परेशान लग रहे थे। तो मैं उनके पास गया, तो मैंने हेलो हाई किया, मैंने कहा जी कोई मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? तो उन्होंने बताया कि जी हमें हर सूरत में दिल्ली की फ्लाइट पे चलना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। मैंने पूछा कि क्या है इम्पोर्टेंट काम? तो उन्होंने बताया कि हमारी बेटी अभी मिस वर्ल्ड बनी है और उसकी कल परेड है और हमारा पहुंचना बहुत जरूरी है, कोई सीटें नहीं है। तो मैंने कहा जी कोई मसला नहीं है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको चढ़ा दूँ। और मैंने कोशिश करके ना सिर्फ उनको फ्लाइट पे चढ़ाया, बल्कि उनको मैंने फर्स्ट क्लास में अपग्रेड भी कर दिया। और मैंने एयरक्राफ्ट के दरवाजे पे जाके तो जो कैबिन सर्विसेज डायरेक्टर होता है उसको भी बताया कि ये बड़े खुसूसी मेहमान हैं, इनकी बेटी अभी बनी है मिस वर्ल्ड। तो वो कैबिन सर्विसेज डायरेक्टर एयरक्राफ्ट में बहुत खुश हुआ सुन के, उनको वेलकम किया और उसने अनाउंस किया जहाज में कि हमारे साथ हमें फख्र है कि हमारे साथ प्रियंका चोपड़ा के पेरेंट्स सफर कर रहे हैं। दैट्स अ नाइस स्टोरी। बड़ा अच्छा वैसे आपने किया शाहिद मलिक साहब। क्या आप उनसे इन टच भी रहे आफ्टर दैट? इसके बारे में हम बड़े क्यूरियस हैं। और हालिया दिनों में प्रियंका के बयानात जो है वो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा इतने पॉजिटिव रहे नहीं हैं, लेकिन आपको पाकिस्तानी कहकर उन्होंने बड़ी तारीफ़ की है, याद रखा है, तो कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, खासतौर पे इस लिहाज से कि इससे मेरे मुल्क की मेरी जो माँ है पाकिस्तान, उसकी तारीफ हुई है। और जो ट्रू रिफ्लेक्शन है पाकिस्तानियों की कि हम फ्रेंडली हैं, हम दोस्ताना हैं, हम दिल के काइंड हैं और हमें कोई मसला नहीं है इंडियंस के साथ, कोई मसला नहीं बिल्कुल। तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत मेरा खून सैरों बढ़ गया। बड़ी देर के बाद ये मैंने मुहावरा इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि उसने इतने अच्छे तरीके से, अंदाज से, इतने प्यारे से अंदाज से बयान किया ये सारा कुछ। चले इंटरेस्टिंग कि प्रियंका के वालिदैन ने ज़ाहिर है फिर आके तज़किरा किया होगा अपनी बेटी से और फिर ये स्टोरी उन्होंने अपनी बच्ची से शेयर की और प्रियंका से आज़न शेयर की और उन्होंने अपनी किताब में इसका तज़किरा भी किया। शाहिद साहब थैंक यू। बस एक शिकवा है कि हमें क्यों नहीं मिले आप कभी एयरपोर्ट पे? इस तरह अगर आप लोगों की हम भी कोई फर्स्ट क्लास ट्रैवल करके करा रहे हैं, ठीक है, तो आप हमें क्यों नहीं मिले? काइंडली आप हमें याद रखिएगा और हम भी आ रहे हैं उस तरफ कभी। आपने ट्रैवल तो करा दिया, आपने फर्स्ट क्लास भी करा दी। तो आपकी कहानी हमें अच्छी तो बहुत लगी, दुख भी बहुत हुआ। खैर आगे चलते हैं, किस्मत है जी अपनी अपनी। तो जाते जाते हमने एक ट्रिब्यूट भी तो देना अब्दुल्ला, हाउ कैन वी फॉरगेट दैट? जनाब, आज रेडियो और टेलीविजन के ज़बरदस्त अदाकार काजी वाजिद साहब को दुनिया से गए 3 बरस हो गए हैं। काजी वाजिद साहब ने करियर का आगाज़ रेडियो पाकिस्तान से किया था और पाकिस्तान में टेलीविजन आने के बाद PTV से ये मुंसलिक हुए। उफ, अनकही की तो हर सीन पे ना हंसी आना स्टार्ट हो जाती है। बड़ा ज़बरदस्त है। इस्लामाबाद में सूरत हाल दोबारा से ऐसा लग रहा है, इत्तलात हैं कि बिगड़ना शुरू हो गई है। जियो न्यूज़ वुड कीप यू अपडेटेड। वी आर गोइंग टू सी यू टुमारो इंशाल्लाह।